सारी चीजें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में उत्सवी माहौल में इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी नवरात्र बीता, नवरात्र के बाद दीपावली है, दीपावली के बाद महापर्व छठ है। छठ में जो पूरे प्रवासी बिहारी हैं, चाहे वो विदेशों में क्यों ना रहते हैं, वो बिहार आते हैं। और ऐसे समय में चुनाव होना ये लोकतंत्र के लिए भी काफी अच्छा है, ये चुनाव आयोग के लिए भी काफी अच्छा है, ये वोटर्स के लिए भी काफी अच्छा है, और ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी अच्छा है कि जो लोग वोट नहीं कर पाते हैं वो लोग उस समय बिहार में रहेंगे और यहाँ से वोट करके वो जाएंगे। आ रहे हैं, ऐसे में बेहद उत्सुकता वहां पर देखने को मिल रही है और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब बात गाजा प्लान की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम के साथ मिलकर गाजा के लिए 21 सूत्रीय शांति योजना बनाई है। इस योजना के तहत इजरायल और फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई कराई जाएगी। गाजा का पुनर्निर्माण, पुनर्वास कराया जाएगा। हमास अगर हथियार डाल देगा तो उसके सदस्यों को माफी दी जाएगी। हमास को गाजा की सत्ता से हटाया जाएगा। गाजा के लिए अस्थायी सरकार बनाई जाएगी जिसमें हमास की कोई भी भूमिका नहीं होगी और गाजा से इजरायली सेना की वापसी होगी। और अब इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना को आगे बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक शांति वार्ता दल मिस्र भेज दिया और हमास के प्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं, जिनका उद्देश्य गाजा में लगभग 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा हो सकेगी। नेतन्याहू ने कड़ा संदेश देते हुए हमास को निशस्त्रीकरण करने की प्रतिज्ञा ली, चाहे वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव के जरिए हो या फिर सैन्य कार्रवाई से। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमास पर शांति योजना पर अमल करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अब इजरायल और हमास की जंग में दखल दे रहा है, युद्ध विराम कराने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। सराहनीय है कि हमास ने गाजा के लिए बनाया गया 21 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव मान लिया है और इजरायल ने बमबारी भी रोक दी है। लेकिन अब अगर हमास ने किसी भी तरीके की देरी, आनाकानी की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमास का नामोनिशान मिटाने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा। तो हमास फिलहाल अब भी अड़िग नजर आ रहा है, बंधकों की रिहाई फिलहाल नहीं कर रहा है। हालांकि तमाम बंधकों की रिहाई की गई थी। आइए कुछ और जानकारियां इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको देने की कोशिश करें। क्या है ये गाजा प्लान, किस तरीके से ट्रंप के गाजा प्लान पर आगे बढ़ रहा है इजरायल, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। शांति प्लान के बीच नेतन्याहू की चेतावनी सामने आई है। इजरायल ने कहा बंधकों की रिहाई तक अब सेना नहीं हटेगी, सेना वहीं रहेगी। नेतन्याहू बोले बंधकों को जल्द वापस आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। शांति प्रस्ताव के तहत हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत ने अब गति पकड़ ली है। नेतन्याहू ने वार्ता टीम को मिस्र भेजने का निर्देश भी दिया है। तो ये गाजा प्लान जिस पर अब इजरायल तो आगे बढ़ चला है, लेकिन हमास फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहा। ज़ेपोरिजिया पर जिस तरीके से मिसाइल दागी गई है, हमले लगातार, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट खाक कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ऐसे में कौन से शांति समझौते हैं जिन पर हमास की तरफ से देरी देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी आपको बताएं। क्यों फिलहाल ये देरी, इसको लेकर भी आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, इजरायल ने कहा कि बंधकों की रिहाई तक अब सेना नहीं हटेगी और ये गाजा प्लान जिस पर इजरायल आगे बढ़ चला है, इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और वहीं निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, आपके पास में आऊंगी। ट्रंप लगातार जिस तरीके से बोल रहे थे कि 48 घंटों में, 78 घंटों में ये जो गाजा प्लान 21 सूत्रीय जो मांगे हैं उसको तय कर लिया गया है, जल्द ही शांति बहाली देखने को मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए अर्षा जी, क्या है कि दोनों ही पार्टी ने, चाहे हम लोग इजराइल की बात करें या हमास की बात करें, कुछ बातों को लेकर क्लियर आपका कोई मैसेज नहीं दिया गया है। हमास डी वेपनाइज होने को तैयार नहीं है, वो वेपन छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा कि जो भी वार्ता होगी उसमें अपने आप को एक स्टेक होल्डर की तरह देखना चाहता है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। वहीं इजराइल का कहना यह है कि हमास जब तक समाप्त नहीं होगा
वेपनाइजेशन, उसका डीवेपनाइजेशन नहीं होगा, हम इस वॉर को रोकने वाले नहीं है। और पूरा नियंत्रण जो है इजराइल वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कि जहां तक हमें उम्मीद ये थी कि पूरा एक कंट्रोल जो है इजराइल का वो नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा पूरा जो प्लान आया था उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल उस पूरे कंट्रोल को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं अभी भी क्या आश्वस्त नहीं हूं कि वाकई में क्या ये डील, ये जो प्लान आ पाया है, पीस प्लान, ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी बातों को लेकर ठीक है कि कैदियों की अदला बदली को लेकर रजामंदी हो गई है दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी वहां तक मुझे सहमत लग रहे हैं। लेकिन जो पूरा क्या ना स्थायी, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल आपका परमानेंट जो पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वहां पर मुझे काफी ज्यादा द्वंद लग रहा है। क्योंकि हमास का ये भी कहना है कि अरब के देश, इस्लामिक देश इस पूरी की पूरी जो पीस डायलॉग्स में शामिल होने चाहिए, उनके माध्यम से पीस होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लेकर कि जो एक नई फोर्स बनाने की बात की जा रही है, उस नई फोर्स को भी इजराइल ये कह रहा है कि आईडीएफ तब जगह छोड़ेगी, तब एरिया छोड़ेगी जब आईएसएफ को मतलब जो उसको लगे कि हाँ हमास जो है किसी तरीके से सुरक्षा को लेकर थ्रेट नहीं है। तो आईडीएफ आईएसएफ को जो नई फोर्स बनी है उसको तब आपका एरिया सपोर्ट करेगी जब उसको लगेगा। अब ये जो लगेगा, ये फील होगा कि अब हमास से कोई खतरा नहीं होगा, थ्रेट नहीं है, तब ये कार्य होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो ये शब्दों का प्रयोग किया गया है या जो बातें बोली जा रही है, दोनों ही पार्टी को लेकर क्या कंफ्यूज है, और उसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला फिर से खटाई में जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमको एक अस्थायी सा देखने को मिल जाए, कैदियों की अदला बदली हो जाए, ये मुझे दिख सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं संदेह के दृष्टिकोण से इसको देख रहा हूँ। बिल्कुल हिमांशी जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो केवल वर्ड्स ही हैं, यहाँ पर सहमति हर कोई जता रहा है लेकिन एक्शन देखने को नहीं मिल पा रहे। आशा जी, देखिए इसमें अगर देखें तो इजराइल, हमास और यूएसए के अलावा और भी 5 पक्ष हैं जो शामिल हैं। और अगर इन किसी को भी लगता है कि इनकी भूमिका कम है या हमास और इजराइल को ही लगता है कि उनको कम दिया गया है, तो ये विवाद नहीं सुलझेगा। और जिस तरीके से ये हमास को सत्ता से बाहर रखना चाह रहे हैं, उसका डीमिलिटराइजेशन करने के बाद, निशस्त्रीकरण के बाद में, मुझे नहीं लगता है कि हमास इस चीज पे शामिल होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनके, जैसा निपुण जी ने कहा, कि जो बंधक है उनकी अदला बदली हो जाए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो नेतन्याहू एक बहुत टाइट रूप पे चल रहे हैं। अगर वो हमास की कुछ भी मांगे मानते हैं तो उनके लिए अपने देश में जो उनका वाम राइट है उसको फेस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं मानते हैं और बंधक घर नहीं आते हैं तो जो फैमिलीज हैं उनका प्रोटेस्ट उनको झेलना पड़ेगा। तो नेतन्याहू इस समय बहुत टाइट सिचुएशन में है। उसके अलावा मिस्र हो या कतर हो, कोई भी हो, इनकी भूमिका पहले भी रही है। लेकिन हर बार क्या हुआ है कि कई इस तरह की शांति वार्ताएं पहले भी देखी गई हैं, लेकिन हर बार कुछ समय के बाद में फिर इजराइल में कुछ ना कुछ हमास की तरफ से अटैक हो जाते हैं। तो ये कितनी अभी तो सैद्धांतिक तौर पे इसको माना जा रहा है, लेकिन इसको किस तरीके से क्रियान्वित जमीन पर किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि भले ही पोप शांति की अपील कर रहे हैं, पूरा विश्व इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है और नेतन्याहू की छवि जो है एक आक्रांता के रूप में बन रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए ये शांति प्रस्ताव मान भी लिया जाता है तो किस तरीके से गाजा में ये इम्प्लीमेंट होगा, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की बहुत जरूरत है। अभी अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल अगर किया जाए वहां पे, जो हम कहते हैं इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन, वो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, तो ये बहुत सारे फेजेस हैं। देखिए, शांति प्रपोज करना और शांति को इम्प्लीमेंट करना दो बहुत अलग चीजें हैं। और मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए हम भले ही देख लें ये, लेकिन शांति स्थायी वहां पर किसी भी तरीके से आने की संभावना मुझे अभी भी बहुत कम दिख रही है, चाहे यूएन उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे यूएसए इन्वॉल्व हो या जो भी इन्वॉल्व हो। लेकिन बहुत लंबे समय के लिए इसका टिक पाना बहुत मुश्किल है। हमास रेडिकलाइज ग्रुप है और वो वैसे ही रहेगा। अगर उसको सत्ता दे दी जाती है तो वो अपने लिए टाइम बाय कर रहा है टू बिकम मोर पावरफुल। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि इसका क्या हल निकलता है। बट मैं बहुत लंबे समय के लिए इसको एज अ पीस मेकिंग डील के तौर पर नहीं देख रही हूँ।
बिल्कुल निपुण जी, पहले हमने देखा रूस और यूक्रेन, और अब ये हमास इसराइल जिस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही, एक कदम और दूरी बढ़ गई है अब ट्रंप की नोबेल पीस से। आप हर्षा जी उनकी दुखती नस पे हाथ आप रख दे रही हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखो ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं, और देखिए मैं कहता हूं कि जहां पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है, मैं मानता हूं कि अमेरिका कम से कम कोशिश कर रहा है। अब वो प्रभाव नहीं रहा ना अमेरिका का, कि अमेरिका बॉस बन के बोलता था कि बस शांत हो जाओ, जैसा हमने इजराइल और ईरान में देखा। वहां पर दोनों पार्टी की बातें अलग थी। यहाँ पर लेकिन देखिए क्या है, इशू क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा ना जूम करके देखें चीजों को, इजराइल का मोटिव क्या है। इजराइल का मोटिव ये है कि गाजा पे उसका फुल कंट्रोल हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि गाजा की प्राइम लोकेशन है, और इजराइल को अगर आप देखेंगे तो इजराइल आपके 3 कॉन्टिनेंटल को जोड़ता है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इसके अलावा आपका पूरा पूरा यूरोप को, और मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। तो इजराइल का, और हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देखें जिसको हम आईमैक की बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री इकोनॉमिकल कॉरिडोर की बात करें, या सुएज कनाल के एक अल्टरनेट रूट्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका का दोनों का ही इंटरेस्ट है कि गाजा पर वहां पर कंट्रोल इजराइल का होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर इजराइल बैक लेता है, और आप सोचिए कि 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर, यानी कि कल आपके 2 साल हो जाएंगे। 2 साल के अंदर आपने इजराइल अगर वापस ले लेता है तो उसका फायदा क्या रहा। और देखिए हमेशा इजराइल के नेचर को समझिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको हम हार्ड पावर नेचर कंट्रीज बोलते हैं, और हार्ड पावर कंट्री का मतलब ये होता है कि वो अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंसेस करते तब है कि जब जनता से वो अपना बजट में अच्छा खासा पैसा डिफेंस में लगाते हैं, बदले में अपने लोगों को गारंटी देते हैं हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब ऐसे कंट्री के लिए, और जो चारों ओर से, मैं हमेशा बोलता हूं कि इजराइल कुछ ऐसा है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, यानी कि चारों ओर आपके क्या शत्रु देश हैं। हर कोई देश भले ही आज अमेरिका के दबाव में खुल के ना बोल रहा हो, लेकिन एक इतिहास रहा है, मोस्टली देशों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। तो जहां इजराइल ऐसी कंडीशन में रह रहा हो, तो उसको तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा चिंताएं होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। और ये चिंता कहीं ना कहीं अमेरिका भी समझता है कि भाई इजराइल की चिंता क्या है, क्योंकि इजराइल की चिंता ही नहीं बल्कि इजराइल वो वेपन है जिसके माध्यम से अमेरिका इस पूरे रीजन में अपना दबदबा कायम रखता है। अब ये जो पीस डायलॉग्स हो रहे हैं या पीस जो टॉक्स हो रहे हैं, उनका मतलब क्या था? मकसद ये था कि जो अमेरिका के अलाइड थे, कतर वगैरह जो कंट्रीज थे, ये सब जाके अमेरिका को बोले कि भैया ये तो इजराइल तो हमको मारना शुरू कर दिया, 6 कंट्री में अटैक कर चुका है इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर, तो ये तो सीधा सीधा हम पर अटैक होना शुरू हो गया है। उस दबाव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव लेकर आ गए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि ये क्या होती है, जोर आजमाइश की जगह बन जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाजा जो है वो एक जोर आजमाइश की जगह बनी रहेगी, स्थायी समाधान ढूंढना, क्योंकि जितने लोग मारे गए, आप सोचे 60,000 लोग मारे गए, तो एक भारी संवेदना, एक भारी पीड़ा वहां भी होगी। अब उस पीड़ा का भी कहीं ना कहीं आपको रोष देखने को मिलेगा, वो अगेंस्ट ऑफ इजराइल आपको देखने को मिलेगा। इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहा है, आपने अगर प्रेशराइज करके शांति की बात कर भी दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी इस प्रकार का पीस एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। पर कुल मिला के एक अच्छा प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और बाकी जो आप कह रही थी, देखो कहां तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये देखने वाली बात होगी क्या फ्यूचर यहाँ पर ये जंग लेकर आती है। 2 साल से लंबी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। हिमांशी जी क्या लगता है क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्योंकि देखिए शांति बहाली की कोई पहली कोशिश नहीं थी, इससे पहले भी तमाम बार कोशिशें की गई, लेकिन एक तरीके से वो जो ईगो का प्रदर्शन है, वो जो पावर का प्रदर्शन है, वो खत्म नहीं हो पा रहा, और उसी की वजह से ये मांगों को लेकर लगातार अड़िग, चाहे वो हमास हो चाहे वो इसराइल हो, नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह का दबाव डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं हमास के ऊपर कि आपको 72 घंटे दिए जाएंगे, देखिए शांति वार्ताएं इस तरीके से नहीं होती हैं। अगर आप किसी भी पक्ष पर दबाव डालकर उसको टेबल तक ला रहे हैं, वो टेबल तक तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए पहले भी ऑस्लो अकॉर्ड हुआ है, कायरो अकॉर्ड हुआ है, कितने अकॉर्ड्स इनके हुए हैं, लेकिन इट इज नेवर परमानेंट। परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी युद्ध देखिए सिर्फ 2 साल से नहीं चल रहा है, ये तो कितने सालों की लड़ाई है। और इसीलिए सन 1947 में इनको जगह दी गई थी कि आप अपना देश बना लीजिए, और उसके बाद इजराइल के ऊपर लगातार ये लोग हमले करते रहे हैं। और एक सिंपल सी बात है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
इजराइल के हाथ में आज के टाइम पे लाठी है, वो ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। और ट्रंप सिर्फ, जैसा निपुण जी ने कहा कि अब क्योंकि उसने बहुत सारे देशों पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं, तो वो ट्रंप पे दबाव बना रहे हैं कि इनको रोक लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में दो जो इनके डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस, कि हमास अपने हथियार डाल देगा। और हथियार सिर्फ डालना नहीं है, देखिए वहां पर कितनी सारे बंकर्स बने हुए हैं, कितनी सारी टनल्स बनी हुई हैं जो वहां से लेकर इजराइल तक आती है। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको खत्म करना, कहां कहां इनके आतंकवादी छुपे हुए हैं और कितने आतंकवादी हैं वो भी तो आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। दूसरा, इजराइल इतना अंदर तक आने के बाद में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि उसने पहले भी 2-2 लाख डॉलर देकर अपने लोगों को यहां से निकाला था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके साथ फिर विश्वासघात हुआ। तो इजराइल अब अपनी पुरानी गलतियों से सीखने के बाद में किसी भी सूरत में इस पीस अकॉर्ड को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके बंधक घर आ जाते हैं और यहां से कुछ लोग चले जाते हैं, उसके बाद में स्थिति यथावत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है इजराइल झुकेगा या हमास झुकेगा। ये सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक तरीके से ये एक छद्म आवरण डाल रहे हैं। उसके बाद में दे विल कम बैक टू वही जो स्क्वायर वन जिसको कहते हैं हम। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन। भले ही इसमें कितनी भी एजेंसीज, कितने भी मशीनरीज हम डाल दें, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। बिल्कुल निपुण जी, इसी बीच हमने देखा था कि तमाम सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट जो कि फ्लोटिला पे सवार होकर आए थे, हमास के लिए राहत सामग्री, दवाएं, इस तरह की तमाम चीजें लेकर आने की तमाम कोशिशें थी उनकी, हालांकि उनको रोक लिया गया। क्या लगता है ये भी एक वजह हो सकती है जिससे ठेस पहुंची होगी हमास को? नहीं, देखिए, अब जैसे राहत सामग्री की हम बात कर रहे हैं, तो राहत सामग्री तो दी जानी चाहिए। ये तो मानवता के आधार पर होना ही चाहिए, यूनिटी बेस पर होना भी चाहिए। इसका दबाव इजराइल पर काफी ज्यादा है और वर्ल्ड के और कंट्रीज भी कहीं ना कहीं, जैसे अभी मेरी को पैनलिस्ट कह भी रही थी कि इजराइल की एक जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डैमेज। और देखिए होता क्या है कि जब आप जन भावनाओं को, जन संवेदनाओं को ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है आपके अटैक हुआ, आप बदले में रिप्लाई कर रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं, लेकिन जब कॉमन पब्लिक मारी जाती है, आम नागरिक मारे जाते हैं और उनके ऊपर से आपको राहत सामग्री ना दी जाए, वो भी उपलब्ध ना की जाए, तो ये मानवता का एक विभत्स चेहरा देखने को मिलता है, जिससे इमेज जो होती है बहुत डैमेज होती है। तो हमास के लिए भी क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है कि देखो जी, हम तो पीस करना चाह रहे हैं, पीस की बात हो रही है, इधर ये सप्लाई रोक रहे हैं, उधर इजराइल के ऊपर भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, अमेरिका को जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी जगह एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होता है। मुझे अभी ये लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा, बंदी को लेकर कि वो अदला बदली हो जाएगी, राहत सामग्री को लेकर भी बात हो जाएगी, लेकिन बात वही आ रही है कि हमास को डीवेपनाइजेशन करना। तो हमास ने इतनी लड़ाई लड़ी क्यों? हमास ने इतना कुछ खोया, आप सोचिए, इतने समय से इजराइल के बंदियों को लिया हुआ है, 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उसका भी प्रेशर हमास के ऊपर झेला जा रहा है। प्रेशर दोनों के ऊपर है भाई। हमास अगर सरेंडर कर दे, वो रुक जाए, तो ऐसा थोड़ी कि हमास के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इस्लामिक वर्ल्ड का या गाजा के लोगों का। हमास के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर होगा। लेकिन जब इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमास अपने आप को जस्टिफाई कर ले जाता है। बिल्कुल, ये तमाम पॉइंट जो कि ऐड ऑन कर रहे हैं, अब देखना होगा क्या कुछ फ्यूचर में होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का।